हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेडेक्सेल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बच्चों प्रारंभ सीरीज मॉडर्न फिजिक्स लेक्चर नंबर 3। ठीक है। आज का हमारा कोट ऑफ द डे होने वाला है बच्चों, स्टे फोकस्ड एंड स्टे अनस्टॉपेबल। मींस आपको अपने ड्रीम के लिए, अपने गोल के लिए हमेशा फोकस्ड रहना है और आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपको स्टॉप कर सके, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि आपको स्टॉप कर सके। यस बच्चों, दिस इज आरजे सर एंड आज हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हम पढ़ेंगे बच्चों की एटम के क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। फिर डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे एटम के लिए थ्योरीज आई थी, जो हमारे मॉडल्स आए थे, उन डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स की बात करेंगे, जिसमें हम मेनली रदरफोर्ड एंड बोर्स मॉडल की बात करेंगे। इसके अलावा जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उनके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, इन सब की हम बात करने वाले हैं बच्चों। इसके अलावा हम जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करेगा तो जो एनर्जी वहां पे चेंज होगी या फिर जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा, इन सब की बातें करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम एटम से। ठीक है। अगर हम बात करें एटम की, जो कि आपने बहुत 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 पहले पढ़ा हुआ है, सर डाल्टन हमसे कह के गए थे, क्या कह के गए थे बच्चों, क्या कह के गए थे कि एवरी मैटर, कोई भी मैटर हो दुनिया में, कोई भी जो मैटर है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, हर एक जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और उसी स्मॉल पार्टिकल को हमने बोला बच्चों एटम। क्या बोला? एटम। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो एटम की डेफिनेशन थी उसको हमने बोला था कि इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। ठीक है। जो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट है, फॉर एग्जांपल ये पेन है, अगर मैंने इसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया, फिर इसका जो बचा हुआ हाफ पार्ट है उसको भी मैंने डिवाइड किया, और जो भी पार्ट थे उसको फर्दर डिवाइड करते करते मैं इसकी एक ऐसी यूनिट पे पहुंच गया कि उसको अब मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर पा रहा हूं। तो उसको उस टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला बच्चों? एटम बोला। ठीक है। लेकिन जब हमने एटम की फर्दर स्टडी की तो हमें पता चला कि एटम भी डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। फिर इसको देखने के लिए बच्चों अलग अलग एटम के मॉडल्स आए। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस एटम की जो थी इस एटम पे डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च किए और हमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडल हमें बताए। ठीक है। और उसी में आगे बढ़ते हुए जो एक फेमस मॉडल था पहले, जो कि बाद में एक तरीके से फ्लॉप हो गया, क्योंकि उसकी जो यस, तो एक फेमस मॉडल था जो बच्चों हमारे सर जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है। जे थॉमसन सर ने एक मॉडल दिया। ठीक है। इसके अलावा रदरफोर्ड सर आए। ठीक है। इसके अलावा नील्स बोर आए। ठीक है। तो सबने अपने अलग अलग मॉडल दिए और इसमें जो भी पहले वाले मॉडल में जो भी फेलियर था, वो आगे वाला जो मॉडल था वो उस फेलियर को कम करता गया, उसको खत्म करता गया, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता गया, और ऐसे करते करते हम अभी जो हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर है उस तक पहुंचे। ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सीरीज को। यस। डिफरेंट मॉडल ऑफ एटम में हमने सबसे पहले किसकी बात की बच्चों? सबसे पहले हमने बात की जे थॉमसन मॉडल की। ठीक है। जे थॉमसन मॉडल में हमें क्या बोला गया? जे थॉमसन सर ने क्या बोला बच्चों हमसे? सर जे थॉमसन ने कहा कि जो एटम है उस एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है। तो जे थॉमसन सर ने क्या बोला बच्चों हमको कि सपोज ये हमारा कोई एटम है। ठीक है। अब इस एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इस पूरे एटम में फैले हुए हैं। ठीक है। वो पूरे एटम में फैले हुए हैं, और जो हमारे नेगेटिव चार्ज है वो इसके अंदर किसी किसी जगह पे है। अब इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल बोला। ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल, जिसको कि हम कंपेयर कर सकते हैं बच्चों वाटरमेलन से। वाटरमेलन सबने देखा है, खाया होगा सबने। तो उसमें क्या होता है बच्चों? उसमें ऐसा होता है कि जो रेड रेड पार्ट है ना, ये जो पूरा बचा हुआ पार्ट है, जो एम्प्टी स्पेस है, ये सब, ये रेड रेड पार्ट, ये पूरा एरिया,
इस पूरे एरिया में उन्होंने कहा कि इन सब में पॉजिटिव चार्ज है, जो रेड वाला पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो सीड्स क्या है बच्चों, वो सीड्स है हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो ये तो किसने बोला, जे थॉमसन सर ने बोला। ये जो हमारा रेड वाला पार्ट था, पूरा पार्ट, ये क्या था हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे बचे हुए जो पार्ट है, बचा हुआ जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसके वाटरमेलन के सीड्स की तरह इसमें फैले हुए थे। ठीक है, बट बाद में जब सर रदरफोर्ड ने स्टडी की, सर रदरफोर्ड ने क्या किया बच्चों, सर रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या किया उस बात को हम देखने वाले हैं। तो जब वो एक्सपेरिमेंट हमारे पास आया तो उसके बाद जो हमारा थॉमसन मॉडल था, जो जे थॉमसन सर ने हमें दिया था, वो मॉडल वहां पे फेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ उसकी बात करते हैं, चलिए। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चों, हमारा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं बच्चों, अल्फा पार्टिकल एक तरीके से हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हीलियम 2+। ठीक है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अगर उससे हमने छीन लिए तो वो बन जाएगा हमारा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इट मींस जो अल्फा पार्टिकल है ये पॉजिटिवली चार्ज है। कौन सा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अब इस अल्फा पार्टिकल से एक्सपेरिमेंट क्या किया उसकी बात करते हैं। देखो मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं, इसमें क्या हुआ था, इसमें कुछ हुआ यूं कि गोल्ड की एक थिन शीट ली, सपोज ये हमारे पास गोल्ड की एक थिन शीट है। ठीक है, अब इस थिन शीट पे क्या किया हमने, इस थिन शीट पे हमने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई। ठीक है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल यहां से भेजे, एक बीम भेजी हमने अल्फा पार्टिकल की। जब हमने अल्फा पार्टिकल की बीम यहां से भेजी तो इस गोल्ड न्यूक्लियस ने क्या किया बेटे, गोल्ड न्यूक्लियस ने इस अल्फा पार्टिकल को कभी इस डायरेक्शन में, कुछ अल्फा पार्टिकल को इस डायरेक्शन में, कुछ अल्फा पार्टिकल को इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल्स को इसने भेजा। ठीक है, सो उससे क्या क्या हमारे पास कंक्लूजन निकले, इनकी बात करते हैं। ठीक है, चलो तो समझते हैं बच्चों इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, देखो यहां पे क्या हुआ बच्चों, हमने सबसे पहले तो एक अल्फा पार्टिकल इमिट करने के लिए एक सोर्स लिया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल को इमिट करने के लिए हमने सोर्स कुछ इस टाइप से लिया कि हमने पहले लिया एक लेड बॉक्स। ठीक है, दिस इज लेड बॉक्स। ठीक है, इस लेड बॉक्स के अंदर बच्चों हमने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया। दिस इज अ रेडियो एक्टिव मटेरियल। ठीक है, अब इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को हमने रखा, और जब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ पे रखा तो अब क्या होगा बच्चों, ये क्या करेगा, ये जो अपना ये क्या करेगा बच्चों, ये यहां से कुछ अल्फा पार्टिकल्स को वो एक बीम बना के भेजेगा। ठीक है, यहां से ये अल्फा पार्टिकल रेडिएट करेगा। जब ये अल्फा पार्टिकल रेडिएट करेगा तो अल्फा पार्टिकल कुछ इस टाइप से मूव करेंगे। ठीक है, अब अल्फा अल्फा पार्टिकल सिर्फ एक बीम की फॉर्म में मूव नहीं करके वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, सो हमें क्या चाहिए थी, हमें एक छोटी सी बीम चाहिए थी, एक बीम चाहिए थी कि एक लाइन में अल्फा पार्टिकल जाए और उस लाइन से वो कितना डेविएट हुए डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, उसकी स्टडी करनी थी। तो इस डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन वाले जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमने यहाँ पे बच्चों लेड की ब्रिक लगा दी। ठीक है, क्या लगा दी, लेड ब्रिक्स। ठीक है, लेड क्या करता है बच्चों, लेड की हमने ब्रिक्स लगा दी, और लेड क्या करता है, लेड अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। जितनी इसमें, जितनी इसकी ओपनिंग होगी उस ओपनिंग से ही अल्फा पार्टिकल यहां से जा पाएंगे, और बाकी बचे हुए जो भी अल्फा पार्टिकल होंगे उसको ये क्या कर लेगा बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, सो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने ये एक बीम भेजी अल्फा पार्टिकल की। अब इसके बाद हमने क्या किया बच्चों, हमने एक गोल्ड की, दिस इज थिन शीट ऑफ गोल्ड,
अब इस थिन शीट ऑफ गोल्ड से क्या हुआ बच्चों, ये थिन हमने कितनी थिन शीट ली, हमने इतनी ज्यादा थिन शीट ली कि जो हमारी गोल्ड है उस गोल्ड में ओनली एक ही हमारे एटम की लेयर हो, ठीक है, इसके पीछे कोई एटम नहीं हो, इतनी थिन शीट, बहुत ज्यादा थिन शीट कर दी। गोल्ड एक बहुत ज्यादा मैलेबल मटेरियल है जिसको कि हम पीट के क्या कर सकते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा थिन शीट बना सकते हैं, ठीक है। सो इस थिन शीट से हमने क्या किया, इस थिन शीट से अब हमने इन अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाया। अब इसके आसपास, इसके सराउंडिंग में, किसके सराउंडिंग में बच्चों, इस थिन शीट के सराउंडिंग में हमने लगा दिया बच्चों डिटेक्टर, ठीक है। क्या लगा दिया हमने, डिटेक्टर, जिंक सल्फाइड, ठीक है, जिंक सल्फाइड लगा दिया, ठीक है। और हमने क्या किया, जो भी अल्फा पार्टिकल आए, इन अल्फा पार्टिकल के पाथ को हमने स्टडी किया। अब इन अल्फा पार्टिकल के पाथ को कैसे स्टडी करेंगे, जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहां से आएंगे, सो अगर ये अल्फा पार्टिकल इधर जाके टकराते हैं तो जिस भी पॉइंट पे जाके टकराएंगे वहां पे थोड़ी सी फ्लैश टाइप, थोड़ी सी एक इल्यूमिनेशन होगा, ठीक है, थोड़ा मतलब कि लाइटनिंग होगी वहां पे, ठीक है। और उस लाइटनिंग को ऑब्जर्व करने के लिए हमने एक माइक्रोस्कोप का यूज किया, ठीक है। सो हमने अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए ZNS लगाया और जिंक सल्फाइड पे जो भी अल्फा पार्टिकल आएंगे उस अल्फा पार्टिकल की वजह से वहां से एक स्प्लेस होगा, थोड़ी सी लाइट वहां पे ब्राइट इल्यूमिनेट होगी। सो उस लाइट को हम देखेंगे और जहां पे भी लाइट इल्यूमिनेट हुई मतलब कि वहां पे डेफिनेटली अल्फा पार्टिकल आया है, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें देखते हैं, चलो। यहां पे मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे, ठीक है, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिना डेविएट हुए सीधे चले गए, ठीक है। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल कितने, 98 to 99% अल्फा पार्टिकल, 98 से भी ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बिना किसी डेविएशन के चले गए, विदाउट एनी डेविएशन। बिना किसी डेविएशन के जब चले गए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा एटम होगा यहाँ पे, इस एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी है, ठीक है। उस मैक्सिमम पार्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब कि जो एटम का 98 to 99% जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस बात से तो ये वाली बात क्लियर हुई। अच्छा, उसके अलावा क्या हुआ, उसके अलावा अल्फा पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में गए, यहां से कुछ अल्फा पार्टिकल इधर चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल इधर चले गए, ठीक है, ऐसे चले गए, ऐसे चले गए, ठीक है। और कुछ अल्फा पार्टिकल अलग अलग एंगल पे चले गए, थीटा एंगल पे, ठीक है, ये थीटा एंगल बनाते हुए गया, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे वो अल्फा पार्टिकल गए। अब इसके अलावा क्या हमने देखा, इसके अलावा हमने देखा कि 8000 में से 1 इलेक्ट्रॉन, 1 in 8000, वो जो था बच्चों वो मोर देन 90 डिग्री एंगल पे गया। कितने एंगल पे, मोर देन 90 डिग्री, ठीक है, मोर देन 90 डिग्री पे गया, 180 में से 1 अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा, अच्छा मोर देन 180 पे गए, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल चले गए, है ना, मोर देन 90 पे, ठीक है। अब इसके अलावा हमने क्या देखा, इसके अलावा हमने ये देखा कि जो एक अल्फा पार्टिकल है, कितने में से एक अल्फा पार्टिकल बच्चों, कितने में से एक अल्फा पार्टिकल, अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 6 में से एक अल्फा पार्टिकल, 1 in 10 पावर 6 जो अल्फा पार्टिकल था वो क्या हुआ बच्चों, वो यहां से गया और फिर से इसी पाथ पे आ गया, मतलब कि वो गया और ऐसे आ गया, मतलब कि जो एंगल बना यहाँ पे वो एंगल कितना बना बच्चों, वो एंगल बना हमारा 180 डिग्री, ठीक है। कितने में से, 10 पावर 6 में से एक, मतलब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब अगर यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट है तो वो क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा सपोज, तो उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो दूसरा पॉजिटिव चार्ज है इस न्यूक्लियस, सॉरी,
इस एटम के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से जो हमारा अल्फा पार्टिकल था वो एक तो डिफरेंट डायरेक्शन में डेविएट हुआ, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ कि इसके अलावा बीच में से जो सेंटर वाला पार्ट था वहां से एक पार्टिकल वापस उसी डायरेक्शन में आ गया। मतलब इससे क्या हमने कंक्लूजन निकाला कि जो सेंटर पार्ट है बच्चों, क्या सेंटर पार्ट है वो क्या है बच्चों, वो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज। समझ में आई क्या बात? अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ से जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो गया ये पॉजिटिव उसको रिपेल कर रहा है और एक टाइम के बाद वो उसको वापस उसी डायरेक्शन में भेज देगा, ठीक है। सो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो हमारा एटम है उसका जो मिड पार्ट है वो मिड पार्ट हमारा है पॉजिटिवली चार्ज। समझ में आई क्या बच्चों ये वाली बात? ठीक है। सो ये सारी बातें हुई हमारे किसकी, रदरफोर्ड मॉडल की, ठीक है। और ये था हमारा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जिसको उन्होंने गोल्ड की थिन शीट से प्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में और क्या क्या बातें हुई उसकी बात करते हैं, ठीक है। सपोज ये हमारा एटम है, ठीक है। कौन सा एटम है बच्चों? ये है हमारा गोल्ड का एटम जो कि उस थिन शीट में था ना, एटम ऑफ गोल्ड शीट, ठीक है। ये उस गोल्ड शीट का एटम है, ठीक है। अब इधर से क्या आ रहा है बच्चों, इधर से एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है, इधर से एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ठीक है। दिस इज अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है इधर और यहाँ पे गोल्ड शीट है, तो गोल्ड शीट के पास अभी हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल जाएगा, ये गोल्ड शीट इसको क्या करेगी, इस गोल्ड शीट का जो सेंटर पार्ट है ये इसको रिपेल करेगा यहाँ से ये एटम आ रहा है इसको रिपेल कर रहा है और एक टाइम पे जाके यहाँ रुका और वापस इधर आ गया, ठीक है। सो जिस मैक्सिमम डिस्टेंस तक ये पहुंचा, ठीक है, ये गया और यहां तक पहुंचा, यहाँ के बाद ये वापस आया, ठीक है। यहाँ के बाद ये वापस इसी पाथ पे आ गया। तो जो ये वाली डिस्टेंस हुई ना बच्चों, जो हमारी डिस्टेंस थी कौन सी, इस अल्फा पार्टिकल और एटम के बीच की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हमने बोला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोला हमने बच्चों इसको, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई। अब इसके अलावा अच्छा, इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो सपोज यहां से जो भी अल्फा पार्टिकल जाएगा उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ जा रही है बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, जो ये एटम इस पे लगा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, इस पॉइंट ए पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो पूरी की पूरी एनर्जी इस पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ए पे इसके काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। एम किसका, इस अल्फा पार्टिकल का, इस अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी होती है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की तो ये हो जाएगा के, ठीक है, Q1। अब Q1 अगर मैं एक चार्ज अल्फा पार्टिकल बोलूं तो अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है बच्चों, अल्फा पार्टिकल पे होता है +2e चार्ज, ठीक है। सो Q1 की वैल्यू हो गई 2e, ठीक है। इसके अलावा Q2 इस गोल्ड एटम का चार्ज। अब गोल्ड एटम पे सपोज Z इसमें Ze चार्ज है, ठीक है। अगर इसके अंदर एक हमारे पास अगर प्रोटॉन होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो 1e, 2 होगा तो 2e, ऐसे ही अगर सपोज Z इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो Ze इसका चार्ज हो गया, ठीक है। सो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, R इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। सो यहां से अगर मैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना चाहूं
सो आर नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से आर नोट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, के 2e ZE, मतलब कि 2ke स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, अच्छा यहाँ पे जेड भी बच्चों 2ke स्क्वायर, ठीक है, 2ke स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये पूरी टर्म हो गई 2ke स्क्वायर अपॉन हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 2ke स्क्वायर अपॉन एनर्जी, ये क्या है बच्चों, इनिशियल एनर्जी है, ठीक है, सो इनिशियल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं बच्चों आर नोट और एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, क्या ये सारी टर्म्स कांस्टेंट होगी, ये जो सारी टर्म्स है के की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, अगर हमने एक कोई भी शीट ले ली, कोई अगर जैसे अगर हमने गोल्ड की शीट ले ली तो उसके लिए जेड की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, ठीक है, अगर हमने कोई और मटेरियल यूज कर लिया तो उसके लिए जेड की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारी टर्म्स जो है वो कांस्टेंट है, सो आर नोट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आया बच्चों, ये आ गया √1/रूट एनर्जी के प्रोपोर्शनल। अच्छा अगर मैं बात करूं एनर्जी जो है वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के पे कैसे डिपेंड करेगी, सो वो भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। सो ये एक तो ये बात हुई बच्चों किसकी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के अलावा सपोज यहाँ पे थीटा एंगल पे कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो निकालना है मुझे, ठीक है, थीटा एंगल पे कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल गए, ठीक है, सो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एट एंगल थीटा, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एट एंगल थीटा अगर मुझे निकालना है, सो एन थीटा सपोज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एट एंगल थीटा इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आएगी बच्चों के जेड स्क्वायर अपॉन साइन पावर 4 थीटा बाय 2 वेयर के इज कांस्टेंट, के यहाँ पे बहुत सारी कांस्टेंट वैल्यूज आती हैं तो उन सबको हटा के हमने के रख दिया, के इज कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एट एंगल थीटा। तो अगर इसकी डिपेंडेंसी देखूं मैं, स्क्वायर कोसेक पावर 4 नॉट स्क्वायर पावर 4 थीटा बाय 2, क्या इसके प्रोपोर्शनल आया बच्चों, रिलेशन अपने को याद रखने पड़ेंगे यहाँ पे थोड़े कुछ, ठीक है, ताकि जो भी क्वेश्चंस आए क्वेश्चन में हम डायरेक्ट इनको अप्लाई कर सकें, ठीक है। सो अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊं, किसका, थीटा के साथ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ बच्चों कुछ इस टाइप से आएगा, किस टाइप से आएगा, कुछ इस टाइप से आएगा ग्राफ, चलो सपोज हमने यहाँ पे ले लिया एंगल थीटा, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया हमने एन थीटा, ठीक है। सो जो इसका ग्राफ आएगा बच्चों वो कुछ इस टाइप से आएगा। अच्छा यहाँ पे कौन सा एंगल होने वाला है बच्चों, यहाँ पे होने वाला है हमारा एंगल 180 डिग्री, ठीक है। कैसे बनाया, जब एंगल की वैल्यू कम है, देखो यहाँ पे देखो, जब एंगल कम है तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल भी ज्यादा होंगे, ठीक है, और जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा वैसे वैसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल भी क्या होंगे बच्चों, डिक्रीज होंगे, और कैसे डिक्रीज होंगे, कोसेक की पावर 4 थीटा बाय 2 टर्म्स में ये हमारे जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो यूज होंगे, ठीक है, समझ में आए बच्चों। चलो इसके बाद एक और छोटी सी बात, कौन सी बात, इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है, कौन सा पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर। देखो बच्चों इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, सपोज ये हमारा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल आ रहा था, ठीक है, ये तो हमने यहीं पे बना दिया जो एटम है ना,
इस एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसी के सामने बनाया सपोज, ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जो अल्फा पार्टिकल हो वो कुछ इधर से आ रहा हो, ठीक है, और इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो कुछ यहाँ पे है। ये क्या बच्चों, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और ये जो है बच्चों हमारा ये है सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, ठीक है। तो इस सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम जब यहाँ पे है तो क्या ये अल्फा पार्टिकल कुछ इस टाइप से डेविएट होगा, ठीक है। सो यहाँ से जो इसका अल्फा पार्टिकल का जो इनिशियल पाथ था ना बच्चों, ये इनिशियल पाथ, क्या ये इनिशियल पाथ ये वाला पाथ था, इस इनिशियल पाथ से इस सेंटर की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन initial path of the projectile and center of the nucleus, ठीक है। perpendicular distance between initial path of projectile and center of atom, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ZE² cot थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इनिशियल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। समझ में आई बच्चों ये वाली बात। तो ये हो गया हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर सपोज थीटा की वैल्यू यहाँ, अच्छा इम्पैक्ट पैरामीटर 0 कब होगा, मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन की कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर या फिर कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एंगल थीटा व्हेन इम्पैक्ट पैरामीटर इज 0, ठीक है। सो अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस फॉर्मूले से, तो इस फॉर्मूले में जब इस इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 रखूंगा तो क्या कोट थीटा बाय 2 की वैल्यू 0 आएगी, और कोट थीटा बाय 2 की वैल्यू 0 आ रही है मतलब कि थीटा बाय 2 क्या होगा 90 डिग्री, मतलब कि थीटा 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अगर मैं यहां से देखूं जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, इस कंसेप्ट से भी तो निकाल सकते हैं बच्चों, ये वाली जो डिस्टेंस है जब ये डिस्टेंस इसके जस्ट सामने आ जाएगी, जो हमने ये वाली कंडीशन ली थी, क्या यहाँ पे जो इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू है वो 0 है, बिल्कुल यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर इज 0। तो जब इम्पैक्ट पैरामीटर यहाँ पे 0 है सो इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 180 डिग्री। क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी। चलो सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के क्या क्या फेलियर्स थे उनकी बात करते हैं, किन किन बातों को रदरफोर्ड मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। सो सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है, फिर हुआ क्या, हुआ यूं कि रदरफोर्ड सर ने बोला कि बीच में हमारा न्यूक्लियस है भाई, बीच में पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा बोला उन्होंने, ठीक है, सही बात है, सबने मानी, ठीक है। अच्छा इसके अलावा उन्होंने क्या बोला, इसके अलावा बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस टाइप से रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, ऐसा भी बोला उन्होंने। जब उन्होंने ऐसा बोला तो लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए, क्या, लोगों ने बोला कि इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है, क्या बोला बच्चों लोगों ने कि इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जब चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, अच्छा क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, इलेक्ट्रॉन जब जो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो सर्कुलर पाथ पे मूव करने वाली हर एक बॉडी जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन में होती है, यस सर ये एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे एक्सेलरेशन कर रहा है। जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, क्या अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है बच्चों, क्लासिकल थ्योरी बोलती है कि एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो तो रेडिएट करेगा, वो तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और जब ये एनर्जी रेडिएट करेगा, जब ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो फिर ये इस सेम ऑर्बिट में कैसे मूव कर रहा है,
अगर ये एनर्जी रेडिएट करेगा सो इसकी जो रेडियस है, इसका जो पाथ है वो कैसा होना चाहिए, इसका पाथ कुछ इस टाइप से होना चाहिए, जूम 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 मुझे यहाँ पे आके इस न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या बच्चों? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। सो इस बात को हमारे जो रदरफोर्ड सर थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पता नहीं सर क्या बड़े बड़े टर्म्स बोल रहे हो, समझ में नहीं आ पा रही। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, चलो समझते हैं। देखो, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का मतलब क्या बच्चों, कि सपोज मैंने इस एटम को कोई एनर्जी दी, ठीक है। अब इस एटम को मैंने एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाएगा। जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना चाहिए, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन रेडिएट करेगा वापस उस स्टेट से, वापस जब नीचे वाली स्टेट में आएगा तो ये एनर्जी को, तो जब हमने उस रेडिएटेड एनर्जी का स्पेक्ट्रम देखा तो वो हमें कंटिन्यूअस नहीं मिला, कंटिन्यूअस नहीं था, वो था डिस्क्रीट। मतलब कि सपोज हमें एक एनर्जी लेवल मिली इसकी 4000 एंगस्ट्रॉम, या फिर सपोज 8000 एंगस्ट्रॉम हमें इसकी एक एनर्जी लेवल मिली, ठीक है। तो 8000 के बाद जो दूसरी मिली वो कहीं 8600 एंगस्ट्रॉम पे मिली। इन दोनों के बीच में कोई एनर्जी लेवल नहीं मिली हमें, इन दोनों के बीच में कोई रेडिएशन हमें नहीं मिला। स्पेक्ट्रम जो था वो किस किस कहां पे मिला, 8000 8600, ठीक है। अब ये डेटा जो है वो एक्यूरेट नहीं है, डेटा मैंने एक फॉर एग्जांपल बताया। तो जो हमारा एनर्जी लेवल है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होना चाहिए था, बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इन्होंने बोला कि जो एनर्जी लेवल है वो कंटिन्यूअस है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहां भी रह सकता है, यहां कहीं भी रह सकता है वो, ठीक है। तो इस एनर्जी लेवल के डिस्क्रीट होने को रदरफोर्ड जो मॉडल थे वो हमें नहीं एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। तो इसके बाद जब भी कोई भी थ्योरी जब फिजिक्स में फेल होती है तो फिर से उस पर रिसर्च होना स्टार्ट होता है। तो इस पर रिसर्च होते होते हमारे पास आई बच्चों बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सर नील्स बोर थे, उन्होंने अपनी कुछ थ्योरीज दी, ठीक है। उनके बोर सर के पोस्टुलेट थे एक्चुअल में, ठीक है। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है, ठीक है। क्यों होता है वो नहीं बताया, बस ऐसा होता है, ठीक है। और वो जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए वो स्टेटमेंट्स ट्रू भी थे, ठीक है। सो उन्होंने क्या क्या पोस्टुलेट दिए बच्चों, तीन पोस्टुलेट्स दिए बच्चों उन्होंने। तीन पोस्टुलेट्स में से सबसे फर्स्ट जो पोस्टुलेट था, उस पोस्टुलेट में उन्होंने कहा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये सपोज हमारा है न्यूक्लियस, ठीक है। सो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन हर एक एनर्जी लेवल में नहीं रह सकता, मतलब कि इस एटम में हर जगह वो नहीं रह सकता, ठीक है। वो कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं वहीं पे रह सकता है, ठीक है। उन फिक्स्ड एनर्जी लेवल की कंडीशन क्या थी, उन फिक्स्ड एनर्जी लेवल की कंडीशन ये थी कि उस लेवल का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए बच्चों h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब कि NH/2, ठीक है। ऐसा उन्होंने कहा। वेर n, यहाँ पे n क्या है बच्चों, n को उन्होंने बोला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या बोला इनको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसके अलावा अच्छा ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसको हम लिख सकते हैं बच्चों mvr, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम mvr पढ़ा है हमने, ठीक है, इज इक्वल्स टू NH/2, ठीक है। सो ये तो हमने फर्स्ट पोस्टुलेट से देखा, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हर एक एनर्जी लेवल में नहीं रहेगा, वो इस h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर सपोज हमारे पास एक घर है, घर, ठीक है।
घर, घर है, इसमें बहुत सारे फ्लोर्स हैं, बहुत सारे फ्लोर है इसमें, ठीक है। अब इस घर के अंदर मुझे रहना है तो मैं कहां कहां रह सकता हूं, मैं कहां कहां रह सकता हूं बच्चों, या तो मैं रह सकता हूं ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे रह सकता हूं, इसके अलावा मैं फर्स्ट फ्लोर पे रह सकता हूं, ठीक है, ठीक है, इसके अलावा मैं सेकंड फ्लोर पे रह सकता हूं, मैं थर्ड फ्लोर पे रह सकता हूं। कोई मुझे बोले कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के बीच में रह के बताओ, क्या वहां पे रहूंगा, क्या मैं लटकूंगा क्या जाके, नहीं ना। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या करते हैं बच्चों, वो भी इसी टाइप से डिस्क्रीट जो हमारे जो एनर्जी लेवल्स हैं, डिस्क्रीट जो ऑर्बिट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिक्स्ड ऑर्बिट, उन फिक्स्ड ऑर्बिट में ही वो रह सकते हैं। वो या तो ग्राउंड फ्लोर पे रह सकते हैं या फिर फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे, ऐसा नहीं बीच में लटक रहे हैं, नहीं, ठीक है। चलो, सो ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है बच्चों बोहर का। सेकंड पोस्टुलेट में उन्होंने कहा बोला, क्या बोला बच्चों सेकंड पोस्टुलेट में, सेकंड पोस्टुलेट में उन्होंने कहा कि जो एनर्जी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ठीक है, इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इज फिक्स्ड, ठीक है, वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, जो उसकी एनर्जी है वो उस फिक्स्ड ऑर्बिट में एनर्जी फिक्स रहने वाली है। इसके अलावा उन्होंने थर्ड पोस्टुलेट में ये कहा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा, लेकिन कब करेगा, जब वो सपोज ये इसका एक एनर्जी स्टेट है, यहाँ पे सपोज n इज इक्वल्स टू 1 एंड सपोज यहाँ पे n इक्वल टू 2, ठीक है। सो जब वो किसी हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, ठीक है, हायर से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, तब जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, तब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये कोई एनर्जी जो है वो रेडिएट करेगा, ठीक है। सो बच्चों थर्ड पोस्टुलेट में क्या बोला उन्होंने कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में जाएगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो इमिट करेगा, ठीक है। और जो भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी बच्चों, उसकी एनर्जी होगी दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल, ठीक है। सो क्या बोला बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो इमिट करेगा एंड जो इमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी वो किस टाइप से रिलेटेड होगी बच्चों, वो होगी कुछ इस टाइप से कि E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू h न्यू, वेयर E2 इज एनर्जी ऑफ द सेकेंड लेवल या फिर जिस भी लेवल से वो आ रहा है, और E1 इज एनर्जी ऑफ द फर्स्ट लेवल जिस लेवल में वो आया, ठीक है, एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। मतलब अभी तक हमने बात की बच्चों की जो भी हमारा बोर मॉडल था, बोर सर ने जो भी पोस्टुलेट दिए उन तीन पोस्टुलेट्स की बात की, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये हमारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, वो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। सो जब ये इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो एक बात तो हमारे सामने क्या आएगी बच्चों, एक बात तो ये आएगी कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेलोसिटी होगी,
ठीक है। सो इस वेलोसिटी की वजह से, सपोज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज v एंड जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। सो इस वेलोसिटी v की जो वैल्यू है उसकी वजह से हमारे पास आएगा बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और क्या वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इसको इस इलेक्ट्रिक फोर्स से मिल रहा होगा? बिल्कुल सर, उसी से मिलेगा, ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर अपॉन r, centripetal force is mv square upon r where r is radius, ठीक है, is equals to k q1 q2 upon r square, ठीक है। q1 is charge of electron, q2 is इस न्यूक्लियस का चार्ज, ठीक है। सो क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा mv square is equals to k को हम लिख सकते हैं 1 upon 4 pi epsilon नॉट। अच्छा, Q1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? E मल्टीप्लाई बाय Q2। Q2 क्या है बच्चों? यहाँ पे जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन है, सो प्रोटॉन का चार्ज भी कितना है? E अपॉन आर स्क्वायर, और एक r से एक r गया तो अपॉन r, तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों अपने पास? mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। समझ में आई यहाँ तक? अब इसके अलावा एक इक्वेशन तो ये आ गई बच्चों, ठीक है। मुझे r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या बोहर के पोस्टुलेट से हम ऐसा लिख सकते हैं mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो यहां से अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो क्या v की वैल्यू बच्चों कुछ इस टाइप से आनी चाहिए, h अपॉन 2 पाई और mr नीचे आ गया, nh अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन mr, ठीक है। यस, सो अब अगर मैं बच्चों इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, ठीक है, इस v की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो क्या आने वाला है मेरे पास आंसर? m तो एज इट इज एंड v इज nh अपॉन 2 पाई m r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आएगा m स्क्वायर, यहाँ पे आएगा n स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना तो स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म आएगी। अच्छा, यहाँ पे r स्क्वायर आएगा और यहाँ पे r है, एक r से एक r गया तो यहाँ पे जो r बचेगा उसको भेज देता हूँ उधर, ठीक है। और यहाँ पे जो m है इससे इस m स्क्वायर का एक m कट जाएगा, ठीक है। तो इस r को उधर भेज रहा हूँ और इधर क्या क्या बचा? एक तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा और e स्क्वायर जो है वो नीचे आएगा। सो एक टर्म तो आई बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई स्क्वायर, ये तो इधर वाली टर्म आ गई इधर। अब इधर क्या बचा था? इधर एक तो बचा बच्चों m, एक बचा n स्क्वायर, एक बचा h स्क्वायर, सो n स्क्वायर h स्क्वायर m डिवाइडेड बाय ये 4 पाई स्क्वायर, सो 4 पाई स्क्वायर, 4 से 4 गया, एक पाई से एक पाई गया। सो r की क्या वैल्यू निकल के आई बच्चों हमारे पास? r की वैल्यू निकल के आई n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या था? e स्क्वायर, सो और पाई e स्क्वायर m, पाई e स्क्वायर m, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं बच्चों रेडियस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई e स्क्वायर m सब कुछ कांस्टेंट है? सब कुछ कांस्टेंट है। सो r किस पे डिपेंड किया बच्चों? r डिपेंड किया हमारा n स्क्वायर पे, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर पे डिपेंड किया r की डिपेंडेंसी n पे कैसे है बच्चों? r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जो n है इस n की वैल्यू के अलावा अदर वैल्यूज देखूं तो क्या बच्चों ये सभी कांस्टेंट है? h भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, e की वैल्यू कांस्टेंट होती है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है। सो अगर मैं यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट करूं, सारी वैल्यूज पुट करके अगर मैं r की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये आएगी बच्चों 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम ये हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं बच्चों कि रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट मींस n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है,
सो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं बच्चों, कितनी हो जाएगी, r1 इज इक्वल्स टू n की जगह मैंने 1 पुट किया तो 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो इस टाइप से हम अगर n की वैल्यू 2 रख दे तो सेकंड ऑर्बिट की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू 3 रख दे तो थर्ड ऑर्बिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो इस टाइप से हम रेडियस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा अच्छा, इसके अलावा एक और बात बच्चों की, जो ये ये हमारा जो n होता है ना, इसको हमने बोला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि ऑर्बिट नंबर या फिर शेल नंबर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, इनको बच्चों हम शेल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सो n को हम बोल सकते हैं बच्चों शेल नंबर। अच्छा, शेल नंबर अगर मैं बोलूं तो जो n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, शेल जो होते हैं ना बच्चों, आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, के एल एम एन, इस टाइप से शेल्स होते हैं। ठीक है, सो n जो होता है वो हमारा शेल नंबर भी होता है। ठीक है, शेल नंबर अगर मैं बोलूं, k की वैल्यू होती है बच्चों, के शेल की वैल्यू होती है 1। ठीक है, l शेल की वैल्यू होती है 2, m की वैल्यू होती है 3, n की वैल्यू होती है 4। ठीक है, इस टाइप से जो अगर आपसे पूछे कि के शेल में कितनी रेडियस होगी, तो n की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है, l शेल में कितनी होगी, n की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है, एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बच्चों वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अभी हमने रेडियस की बात की। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर में क्या था बच्चों, पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इसके पास कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। ठीक है, और उसी ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि किस रिलेशन को मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है, सो क्या हमने फर्स्ट पोस्टुलेट में ऐसा कुछ पढ़ा था बच्चों, mvr इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, ऐसा पढ़ा था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं देखूं H की वैल्यू ये कांस्टेंट है, N हमारा शेल नंबर है जो कि अपने को मालूम होता है। ठीक है, V की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, और M जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास जो कि फिक्स होगा हमारे लिए। अच्छा, R की वैल्यू, क्या हमने R की वैल्यू बच्चों निकाली हुई है, निकाली हुई है। सो अगर मैं यहाँ पे, R की वैल्यू क्या होती है बच्चों, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर। ठीक है, अब इस r की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो हमारे पास क्या टर्म आएगी, m v तो एज इट इज। ठीक है, r की जगह मैंने पुट किया n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर इज इक्वल्स टू n h अपॉन 2 पाई। ठीक है, अच्छा यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या m से m गया, ठीक है, और क्या जा रहा है, इस n से n गया। ठीक है, सो v की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों हमारे पास, v की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकल के आई कि ये यहाँ पे e स्क्वायर तो इधर चला गया, ठीक है, अपॉन 2 यहाँ पे पहले से था, h एप्सिलॉन नॉट और n सब नीचे आ जाएंगे, सो h n एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास v की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, अच्छा अगर मैं देखूं बच्चों v की n पे क्या डिपेंडेंसी है, जो हमारा शेल नंबर है, जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उस पर ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे डिपेंड कर रही है। सो v क्या बच्चों n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस फॉर्मूले से देख सकते हैं हम, यहाँ पे e स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट सब कुछ कांस्टेंट है। सो जो हमारा v की वैल्यू है वो n के क्या हो गई, वो n के हो गई बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे हमारा जो सेंटर से डिस्टेंस है ऑर्बिट की वो इंक्रीज होगी, वैसे वैसे v की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर सपोज ये हमारे पास है सेंटर ऑफ द एटम, ठीक है, एंड इस ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो अभी तक मुझे क्या इस ऑर्बिट की रेडियस एंड इस इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है, क्या ये दोनों चीजें मुझे मालूम है, बिल्कुल सर ये मुझे मालूम है। सो अगर मैं देखूं बच्चों क्या कि
ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, अगर मैं टाइम पीरियड की वैल्यू देखूं तो क्या टाइम पीरियड, अगर इस इलेक्ट्रॉन के लिए एक टाइम पीरियड की बात करूं तो एक टाइम पीरियड में कितने डिस्टेंस कवर करेगा? इसके सरकमफेरेंस के इक्वल, ठीक है। सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होगा इसकी सरकमफेरेंस और इसकी स्पीड मतलब कि v। सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बच्चों? 2 पाई r डिवाइडेड बाय v, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे r और v की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड की वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी? 2 पाई, ठीक है। अच्छा, r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू क्या है बच्चों? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, v की वैल्यू क्या निकल के आई थी बच्चों हमारे पास? v की वैल्यू क्या उस टाइप से निकल के आई थी? v की वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी बच्चों e स्क्वायर अपॉन 2hn एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो ये तो v की वैल्यू है, बट यहाँ पे क्या हमसे 1 अपॉन v की वैल्यू पूछी है, ठीक है। सो 1 अपॉन v की वैल्यू क्या हो जाएगी? वहां पे e स्क्वायर ऊपर था, यहाँ पे e स्क्वायर नीचे आ गया, ठीक है। 2hn एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां से जो t की वैल्यू हमारे पास निकल के आई बच्चों, वो क्या निकल के आई? सबसे पहले तो ये हमारा पाई से पाई गया, ठीक है। 2 और 2 क्या हो गया? 4, ठीक है। इसके अलावा n, ये n आ गया और ये n आ गया, n क्यूब, ठीक है। h का भी क्या हो जाएगा? क्यूब, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाला सब कुछ हो गया। अब नीचे वाले की अगर हम बात करें तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? m e की पावर 4, ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं यहां से बच्चों फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो क्या ये फ्रीक्वेंसी कुछ इस टाइप से आएगी? m e पावर 4 डिवाइडेड बाय 4n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, क्लियर। सो ये हमारे पास आ गई बच्चों ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इस ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी देखूं इस n पे, तो क्या बच्चों ये 1 अपॉन n क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? और क्या बच्चों जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड, क्या ये n क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारी हुई टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी की बात। यस, सो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा एन इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी उन एनर्जी की हम अब बात करने वाले हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन के पास कौन कौन सी एनर्जी होने वाली है बच्चों? देखो, ये अगेन हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ द एटम, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा होगा, है ना, ये किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा होगा, ठीक है। सो जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, उस एनर्जी में, अच्छा, इसके अलावा और क्या है कि बच्चों, इसके अलावा ये इस न्यूक्लियस से क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से बंधा हुआ है? इस न्यूक्लियस की वजह से इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लग रही होगी, ठीक है। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर होता है, ठीक है। सो हाफ m v स्क्वायर में अगर मैं v की वैल्यू देखूं तो क्या बच्चों v की वैल्यू कुछ इस टाइप से होती है? हाफ m, अच्छा, v की वैल्यू क्या होती है बच्चों? e स्क्वायर अपॉन 2nh एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गई हमारी v की वैल्यू, ठीक है, और इसका स्क्वायर। सो क्या आ गई बच्चों? हाफ m e की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू कुछ इस टाइप से आएगी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू m e की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये आ गई बच्चों हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अच्छा, जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी,
क्या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन R ऐसी कुछ होती है? बिल्कुल यही होती है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है हमने कि K Q1 Q2 अपॉन R होती है। अच्छा क्या ये वैल्यू माइनस होगी बच्चों? अट्रैक्टिव फोर्स है इस वजह से माइनस हो जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। या फिर हम चार्ज की बात कर ले तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव। सो अगर मैं Q की वैल्यू माइनस पुट करूंगा तो अपने आप माइनस आने वाली है, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी K को हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू क्या E है बच्चों? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी एक ही है क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। सो ये हो गया बच्चों E स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू क्या होती है बच्चों? R की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, कितनी होती है? N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई M E स्क्वायर, ठीक है। सो अगर अब मैं इसको सॉल्व करूं सो पाई से पाई गया, ठीक है। अच्छा एप्सिलॉन और एप्सिलॉन तो हो जाएंगे एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है। सो जो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म हमारे पास आने वाली है बच्चों वो कुछ इस टाइप से आएगी। एम ई स्क्वायर ऊपर चला गया सो ये क्या बन गया बच्चों? एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 की जो वैल्यू है ये हमारी एनर्जी वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे और अगर मैं फाइनल आंसर निकालूं सो जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या आने वाली है बच्चों? देखो m की पावर 4 अपॉन 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। सो m e पावर 4 अपॉन n h स्क्वायर, सॉरी 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है, माइनस m e पावर 4 अपॉन 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये क्या आने वाली है बच्चों? m e पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करूंगा सो मेरे पास जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा -13.6 अपॉन n स्क्वायर और ये जो वैल्यू आएगी बच्चों ये आएगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। सो ये हुई बच्चों हमारे पास बात किसकी? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि in an experiment on scattering of alpha particle by a gold nucleus the closest distance of approach is 30 Fermi। जो हमारी closest distance of approach है वो है बच्चों 30 Fermi। फर्मी का मतलब 10 पावर माइनस 15 मीटर, ठीक है। if the velocity of alpha particle if the velocity of alpha particle is doubled, ठीक है। वेलोसिटी को मैंने क्या कर दिया बच्चों? डबल कर दिया। the closest distance of approach will be, यहाँ पे सपोज जो वेलोसिटी थी वो थी v, ठीक है। जब v वेलोसिटी थी तो 30 फर्मी हमारे पास क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आई, ये r0 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों r0 2 की तो r0 2 में हमने क्या किया? r0 2 में हमने वेलोसिटी को डबल कर दिया, ठीक है। सो क्या अगर मैं इसके डिपेंडेंसी की बात करूं किस पे? इस v पे। तो क्या बच्चों r0 जो है वो 1/v स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने देखा था लास्ट जब हमने यहाँ पे बात की थी स्टार्टिंग में, इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में जब हमने बात की थी। सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या आया था हमारे पास? 1/v स्क्वायर के इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था, ठीक है। सो 1/v स्क्वायर मतलब कि 2v का होल स्क्वायर मतलब कि 4v स्क्वायर, ठीक है। v स्क्वायर तो पहले इसकी वेलोसिटी थी, अब जो इसके पास जो डिपेंडेंसी आई वो 1/4 से ये क्या हो गया बच्चों? डिक्रीज हो गया। सो जो हमारी वैल्यू है वो रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों?
अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज, देखो एक्चुअल में तो हमारा जो पाथ है वो अभी तक कब तक, जब तक सर बोर की बात कर रहे हैं तब तक हमारा पाथ क्या है बच्चों, सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सो अब क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रदरफोर्ड मॉडल था उसमें इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होना चाहिए था, ये हमने बताई थी बच्चों आपको ये बात कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे जैसे मूव करेगा वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसकी जो एनर्जी है वो कम होते 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 वो एक टाइम पे कहां पे चला जाना चाहिए था, इस न्यूक्लियस में चला जाना चाहिए। तो ये कौन सी शेप हो गई बच्चों, ये हो गई हमारे पास एक स्पाइरल शेप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चों, इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर स्कैटरिंग फॉर एन इंपैक्ट पैरामीटर इक्वल टू 0। बी की वैल्यू बच्चों यहाँ पे दी हुई है हमें 0। जब b की वैल्यू 0 है, क्या बच्चों b जो है वो cot थीटा बाय 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, cot थीटा बाय 2 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। सो यहाँ पे अगर b की वैल्यू 0 है, सो क्या बच्चों cot थीटा बाय 2 की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, और अगर cot थीटा बाय 2 0 है तो क्या बच्चों थीटा बाय 2 की वैल्यू 90 और थीटा की वैल्यू क्या 0 होनी चाहिए, सॉरी 180 होनी चाहिए। सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 180 डिग्री, और इसका मैंने आपको डायरेक्ट मेथड भी बताया था, ठीक है। अगर b 0 है तो b 0 होने पे क्या होगा, जो हमारा सेंट्रल पार्ट है उसी के सामने से हमारा जो अल्फा पार्टिकल है वो आ रहा है, तो जो b की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज एक्सप्लेन्ड बाय मेकिंग फॉलोइंग assumptions दैट द कोलिजन इज इनइलास्टिक, नहीं कोलिजन इलास्टिक था, ठीक है। न्यूक्लियस कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट पार्टिकल, हाँ ये बात सही है बच्चों, न्यूक्लियस को उन्होंने एज अ पॉइंट पार्टिकल मान के ट्रीट किया था। न्यूक्लियस इज लाइट, नहीं न्यूक्लियस जो है लाइट नहीं होगा, अगर न्यूक्लियस लाइट होता तो वो स्कैटरिंग नहीं कर पाता, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है डिफरेंट एटम का न्यूक्लियस जो है वो डिफरेंट साइज रख सकता है और डिफरेंट उसका मास हो सकता है, जैसे इसका आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन a particle, this is alpha particle, distance between alpha particle and target nucleus in an alpha scattering experiment is equal to distance of closest approach when scattering angle is, देखो बच्चों अल्फा पार्टिकल और टारगेट के बीच में जो डिस्टेंस है, अल्फा पार्टिकल एंड टारगेट के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस की वैल्यू जो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के इक्वल आ रही है। देखो अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब किया था, लास्ट क्वेश्चन में इसमें जब ये इसके सेंटर के सामने आएगी, इसके सेंटर वाली लाइन के अगर अलोंग आएगी, तो क्या इस टाइम पे जो हमारा इंपैक्ट पैरामीटर है, इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू इस टाइम पे 0 हो जाएगी, ठीक है। सो इस टाइम पे जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी सबसे मिनिमम। सो सपोज ये हमारा है बच्चों न्यूक्लियस, ठीक है, सपोज ये है हमारा न्यूक्लियस, अगर इस सेंटर वाली लाइन के अलोंग हमारा अल्फा पार्टिकल आता है, ठीक है, सेंट्रल लाइन के अलोंग आ रहा है एक बार तो अल्फा पार्टिकल सपोज, ठीक है, यहां तक आया, दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। अच्छा सपोज ये अल्फा पार्टिकल जो है वो इस पाथ पे नहीं आके इस पाथ पे आ रहा है, ठीक है। अब अगर इस पाथ पे आएगा तो ये कुछ इस टाइप से मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो ये वाली डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस इससे ज्यादा होगी बच्चों, बिल्कुल। सो इस टाइम पे जब ये इसके सेंटर वाली लाइन के अलोंग आएगा, अगर इस टाइम पे हम बात करें तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, वो इक्वल हो जाएगी हमारी टारगेट न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल के डिस्टेंस के इक्वल, ठीक है। सो इस टाइम पे स्कैटरिंग एंगल कितना होता है, इस टाइम पे स्कैटरिंग एंगल होता है बच्चों पाई, मतलब कि 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू, बताओ बच्चों किसके प्रोपोर्शनल होता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था किसके प्रोपोर्शनल होगा, n पावर 3 के प्रोपोर्शनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, in a hydrogen atom following the Bohr's postulate
द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू एन एक्स, यहाँ पे x पावर में बच्चों है ना, n पावर x, where n is the orbit number, then x is, अब क्या बोल रहा है बच्चों की एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम mvr होता है, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चों m इंटू v। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, n की किसी पावर x के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस x, ठीक है। सो mvr जो है, क्या बोर्स पोस्टुलेट से हम mvr को nh/2π ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल, यही तो होता है बच्चों बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट, ठीक है। अच्छा, जो m है ये m तो कांस्टेंट, ठीक है, और जो v की वैल्यू है, क्या ये कुछ इस टाइप से आई थी बच्चों, e²/nh एप्सिलॉन नॉट, कुछ इस टाइप से वैल्यू आई थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब क्या होगा बच्चों, ये n भी गया और ये n भी गया, जो पूरी की पूरी वैल्यू आई ये क्या हो गई बच्चों, ये एक कांस्टेंट आ गई, ठीक है। यहाँ पे n की जो पावर है वो क्या आ गई, 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस ए नॉट, द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, सेकंड बोर ऑर्बिट की बात कर रहा है बच्चों। सो अभी हमने बात की, जो हमारा रेडियस है वो क्या होता है 0.529 n स्क्वायर, इस 0.529 को इन्होंने बोल दिया ए नोट, ठीक है। ए नोट जो हमारी फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है, ठीक है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, इस रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट को बच्चों हम बोर्स रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बोर्स रेडियस, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे जो बोर सर थे उन्होंने हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में ज्यादा जो बातें थी वो बताई, ठीक है। सो हमारे पास जो आर नोट की वैल्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गई, आर नोट प्रोपोर्शनल आ गई बच्चों एन स्क्वायर के। अब क्या पूछ रहा है कि सेकेंड वाले ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो सेकेंड वाले ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2। सो आर नोट की जो वैल्यू है, सपोज ये आर नोट डैश है, सो आर नोट डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 4a0, ठीक है। दिस 0.529 इज a नोट, ठीक है, दिस वैल्यू इज a नोट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, चलिए देखते हैं। ऑर्बिटिंग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एज इट शिफ्ट टू डिस्क्रीट ऑर्बिट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्या जो v है वो 1/n के प्रोपोर्शनल था या फिर n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, अभी हमने देखा था, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, रेडियस ऑफ अलाउड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नो, गलत है बच्चों। अभी हमने देखा जस्ट इसके पहले वाले इक्वेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी विद व्हिच इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि रेशियो ऑफ एरियाज बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम इज, जो रेडियस है, ठीक है, सॉरी जो एरिया है किसका, जो हमारा न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ठीक है। सपोज दिस इज ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, एंड दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। सो ग्राउंड स्टेट के लिए GS के लिए जो n की वैल्यू क्या बच्चों वो 1 होगी, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या n की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। अब मुझे क्या पूछ रहा है, मुझे पूछ रहा है कि जो रेडियस है वो रेडियस किस, सॉरी जो हमारा एरिया है वो एरिया का रेशियो क्या होगा,
सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एरिया क्या होगा, सर्कुलर का सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। सपोज दिस इज r1 एंड दिस इज r2, ठीक है। सो अगर मैं r1 की वैल्यू देखूं, सो क्या r जो था वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, तो अगर मैं यहां से r1 अपॉन r2 का रेशो देखूं, तो क्या बच्चों वो n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर आने वाला है, और क्या ये 1/4 आ जाएगा? बिल्कुल सर, r1 और r2 का रेशो तो आ गया 1/4। अगर मैं एरिया देखूं, एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। सपोज एरिया फर्स्ट वाले का एरिया है a1 एंड सेकंड वाले का एरिया है a2, सो एरिया का रेशो क्या हो जाएगा, पाई आर 1 स्क्वायर अपॉन पाई आर 2 स्क्वायर। सो क्या ये r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर होना चाहिए, और r1 की वैल्यू, r1 अपॉन r2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/4, ठीक है। सो r1 अपॉन r2 की वैल्यू हो गई 1/4। सो रेडियस का रेशो क्या आ गया बच्चों, 1/16, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, मतलब कि a2 अपॉन a1 की वैल्यू पूछी है, ये हमने निकाली a1 अपॉन a2 की वैल्यू, मतलब कि ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर मुझसे a2 अपॉन a1 की वैल्यू पूछे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 16:1। समझ में आया क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज का हमारा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देखिए, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। राधे राधे एंड टेक केयर, बाय बाय।